हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम ऊष्मागतिकी वाले पार्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे कि काम किस तरीके से किया गया है। बहुत सारे प्रक्रम हैं, उन प्रक्रमों को आज डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसके अंदर हम समदाबीय, समआयतनीय, समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं समदाबीय प्रक्रम को। समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम कौन सा? जिसमें दाब समान रहे, प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें प्रेशर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो फिर PV इज इक्वल टू NRT से एक बार के लिए रिलेशन देखो कि PV इज इक्वल टू NRT से क्या रिलेशन बनता है। NRT इज इक्वल्स टू PV। ये आप सभी को पता है, आदर्श गैस समीकरण है, ऐसा ही है। ठीक, यहां पे हमें क्या बोल रहा है? दाब को नियत बोल रहा है। भैया दाब को नियत रख लो। अगर दाब को नियत रखें तो फिर ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाय P। अरे ऐसा ही होगा ना? और यहां पर आ जाएगा T। ये पूरा का पूरा मान नियत हो गया बच्चों। ये नियत है, तो हमने बोला V इज प्रोपोर्शनल टू T। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, या फिर V इज इक्वल्स टू एक नियतमान है और नियतमान को किससे गुणा किया जा रहा है? T से। या फिर आप कह सकते हैं V बटा T इज इक्वल्स टू नियत। चार्ल्स का नियम याद आ रहा है? चार्ल्स ने यही बोला था, नियत दाब पर किसी गैस का यदि आप तापमान बढ़ाते हैं, निकाय का तापमान बढ़ाते हैं, तो उसका आयतन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चार्ल्स के नियम पर आधारित है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इस तरीके से काम किया गया। तो ये ध्यान में रखें कि अगर समदाबीय प्रक्रम हो और समदाबीय प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण लिखा जाए। कौन सा समीकरण बच्चों? अवस्था समीकरण, स्टेट इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? तो ये अवस्था समीकरण क्या होता है? V बटा T इज इक्वल्स टू नियत। या फिर आप लिख सकते हैं V1 बटा T1 इज इक्वल्स टू V2 बटा T2, कुछ ऐसा। ये दोनों इसके क्या है बच्चों? अवस्था समीकरण है। ये सारा काम हमने अवस्था समीकरण के लिए किया था। ठीक है, कहां से निकाला अवस्था समीकरण? याद रखने का तरीका हमारा क्या है? गैस वाला जो है आदर्श गैस समीकरण है वो का। और ये कौन से नियम से लिखा जा सकता था? ये चार्ल्स नियम से लिखा जा सकता था। चार्ल्स का नियम था, है ना? चलिए, इसके बाद में इसका एक अपना एक ग्राफ भी है। समदाबीय प्रक्रम के लिए एक PV वक्र भी बनाया जाता है। दाब मान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, कुछ ऐसा। आप गौर कीजिए, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहां पर V1 है, यहां पर V2 है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन दाब में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर ये P1 है तो एंड ऑफ द डे ये P1 ही चला। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, फिर इसमें ये और पूछता है कि व्हाट इज द स्लोप। स्लोप और पूछता है कि समदाबीय प्रक्रम के लिए PV वक्र का जो स्लोप है वो कितना होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? प्रवणता, ढाल। PV वक्र की ढाल, PV वक्र की ढाल बताओ कितनी होनी चाहिए PV वक्र की ढाल? तो देखो एक्स एक्सिस भी ऐसा और ये ग्राफ भी ऐसा ही है। दोनों के मिड का एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। ध्यान में रखिएगा। तो इसकी ढाल भी कितनी है? 0 है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई ढाल नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो हमने लिखा इसके लिए अगर हम tan थीटा निकालते बच्चों, m स्लोप, ठीक है, वो होता tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आता, tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये आता tan 0
और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, शून्य होती है ढाल। कितनी होती है? शून्य होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर किया गया कार्य समदाबीय प्रक्रम में कार्य कितना होगा? कार्य W = PdV होता है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, PdV होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट था तो प्रेशर कांस्टेंट, और dV की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? V2 - V1 लिख सकता हूं, किया गया कार्य होगा। इसके लिए अगर प्रथम समीकरण लिखा जाए, ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या होगा? ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या होगा वो समझिए। प्रथम समीकरण के लिए हम लिखते हैं कि डेल Q = डेल W + डेल U, यही लिखा जाता है। डेल Q शायद मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें दी गई ऊष्मा जो है सामान्यतः समदाबीय में दी गई ऊष्मा सामान्यतः कुछ ऐसा लिखा जाता है, NCPDT से लिखा जाता है। डेल W का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ये है PdV लिखा जाएगा और डेल U ऑटोमेटिकली निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रथम समीकरण ऐसा ही लिखा जाएगा, डेल Q = डेल W + डेल U लिखा जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, जहां इनके मान और इनके मान मैंने लिख दिए हैं। W का मान यहां से लिखोगे, कार्य का मान वहां से, और ऊष्मा का मान वहां से, है ना। दी गई ऊष्मा वहां लिख दी है, कार्य यहां लिख दिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? समदाबीय प्रक्रम। क्या क्या पता होना चाहिए? अवस्था समीकरण पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ की ढाल कितनी है वो पता होना चाहिए, और इसके बाद में प्रथम समीकरण और कार्य क्या होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समदाबीय प्रक्रम था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं समआयतनी प्रक्रम। समआयतनी मतलब जिसमें आयतन को क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। आयतन चेंज नहीं होगा, बची हुई चीजें क्या हो सकती हैं बच्चों? चेंज हो सकती हैं। बची हुई सारी चीजें क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है समआयतनी, सेकंड नंबर का सम आयतनी प्रक्रम। हाँ भाई, इसके लिए हम क्या काम करें? तो हमने बोला आयतन, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। और इसके लिए डेल Q दी गई ऊष्मा क्या होगी? NCV/dt, ये होगी। ठीक, काम करने का तरीका देखिए, वापस से अवस्था समीकरण के लिए काम करेंगे। PV = क्या लिखा जाए? nRT लिखा जाए। आयतन कांस्टेंट है तो आयतन का भाग लगाओ, तो P = nR/V, और यहां पे T। तो आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा एक नियतमान है, तो हम लिख सकते हैं P = नियत, अरे बच्चों n नियतमान, R गैस नियतांक नियतमान है, V हम बोल रहे हैं कि नियत इस प्रक्रम में, तो ये कुछ ऐसा होगा, नियत गुणा T है बच्चों, तो P/T = नियत, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं P = ∝ T, तापमान बढ़ाने पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज थी। तो इसके लिए अगर अवस्था समीकरण लिखा जाए, क्या लिखा जाए बच्चों? अवस्था समीकरण। कौन से के लिए? समआयतनी के लिए अगर अवस्था समीकरण लिखा जाए तो पहला अवस्था समीकरण तो आप ऐसे लिख सकते हैं, P/T बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं P1/T1 = P2/T2, ध्यान में रखना। ये दोनों ही क्या है? अवस्था समीकरण है, स्टेट इक्वेशन है समआयतनी की। डन हुआ ये। कौन से नियम पर आधारित तो हो सकता है? ये दाब के लिए दिया था गेलुसाक ने। गेलुसाक ने बताया था ये चीज। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसके लिए अब ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा जाएगा। ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा, इस तरफ P है और इस तरफ क्या होगा? V होगा। फिर
आयतन नियत रहना चाहिए, दाब चेंज हो सकता है। ये लो एक ऐसी लाइन स्ट्रेट, इस पूरी लाइन के लिए आयतन चेंज नहीं हो रहा, दाब चेंज हो रहा है। ठीक है, आयतन ध्यान में रखो, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसके लिए ढाल देखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और 1090 का मान होता है अनंत। ठीक है, तो इसके लिए अगर ढाल देखा जाता, tan थीटा देखा जाता, तो थीटा का मान तो 90 है, लेकिन ढाल का वैल्यू 90 रखने पर कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। ध्यान में रखना, पीवी वक्र की ढाल कितनी होती है इसके अंदर बच्चों, अनंत होती है। फिर इसमें कार्य कितना होता है, कार्य जो लास्ट टाइम अपन ने कैलकुलेट किया, कार्य समायतनी प्रक्रम में कार्य W इज इक्वल्स टू पी डी वी, आयतन में परिवर्तन बताओ कितना है, 0। आयतन तो चेंज हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है। आयतन में परिवर्तन अगर 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। ध्यान में रखना, ये वो प्रक्रम है जिसमें कार्य होता ही नहीं है। ठीक है, ऊष्मागतिक कार्य 0 होता है। फिर ग्राफ के बाद में क्या डिस्कस किया था, प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण देखो, प्रथम समीकरण ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या था, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू या डेल यू। आपको पता होना चाहिए किया गया कार्य 0 है, कार्य अगर 0 है तो फिर ये लिखा कैसा जाना चाहिए, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू। आप जितनी ऊष्मा देते हैं वह सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ठीक है, या आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाती है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू या डी यू, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने लायक बात है समायतनी प्रक्रम के लिए। ठीक है, जल्दी से एक बार के लिए इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये समायतनी को आइसोकोहरिक बोलते हैं। समतापीय प्रक्रम, समतापीय में क्या होना चाहिए बच्चों, तापमान कांस्टेंट रहना चाहिए। तापमान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर तापमान कांस्टेंट रहेगा तो इसके लिए अवस्था समीकरण कैसे होगा, वापस से मैं वही यूज कर रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। एन नियत था, गैस नियतांक नियत है, तापमान हमने बोल दिया कि प्रक्रम में नियत है, तो ये पूरा मान नियत हो गया। इसका मतलब पीवी इज इक्वल्स टू नियत है बच्चों। ठीक है, ये बॉयल का नियम याद है क्या, ये बॉयल के नियम से दिया गया था, ये ध्यान में रखना। इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अवस्था समीकरण है। तो अवस्था समीकरण को अगर तरीके से लिखें इसके लिए तो कैसा लिखा जाना चाहिए, अवस्था समीकरण, स्टेट इक्वेशन, तो लिखा जाएगा PV इज इक्वल्स टू नियत कांस्टेंट, या फिर लिखा जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, यहां से ये चीज लिखी जाएगी। फिर इसके लिए बहुत सारी चीजें काम में आने वाली है। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ग्राफ के लिए हम काम करते हैं कि अगर तापमान नियत है तो फिर ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा बच्चों, यूं अति परिवलयाकार कर्व आता है। आयतन भी चेंज होता है, दाब भी चेंज होता है। आयतन कहां से कहां तक, V1 से लेकर कहां तक बच्चों, V2 तक चेंज हो रहा है। ठीक, किया गया कार्य कैसे देखा जाएगा, इसके अंदर कार्य का भी अपना एक फॉर्मूला है। पहले अपन इसमें ढाल देख लेते हैं, मैं ढोल बोल रहा था, देखो क्या हो रहा है, ढाल देख लेते हैं कि वक्र की ढाल क्या है, इसकी प्रवणता क्या है। प्रवणता को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला समझिए, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अदरवाइज जो मैं बोलूँ वो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, dp डिवाइडेड बाय dv। ये
लंब बटे आधार, टेन थीटा वही तो होता है ना, लंब बटे आधार, इससे कैलकुलेट किया जाएगा। और वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है देवताओं, वो सामने देखिए बच्चों। आप सभी को पता है कि इसके लिए अवस्था समीकरण क्या है, पीवी है, पीवी बराबर नियत है, ठीक। तो ये ढाल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो हमने बोला पीवी इज इक्वल्स टू नियत था ना, तो हमने बोला कि इसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष में, आयतन के सापेक्ष में, तो d डिवाइडेड बाय dv और यहां पर pv लिख देता हूं। ऐसे ही d डिवाइडेड बाय dv और यहां पे नियत कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन बच्चों 0 होता है, ध्यान में रखना। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, और ये दो पद है, दोनों का अलग अलग अवकलन होगा, तो हमने लिखा d डिवाइडेड बाय dv एक बार किसका, दाब का होगा, तो फिर आयतन को बाहर रखो, प्लस एक बार दाब को बाहर रखो तो आयतन का अवकलन होगा, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, dv से dv क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा है, v dp डिवाइडेड बाय dv प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अरे तो कैंसिल हुआ ना, p को उठा करके दूसरी तरफ पटको, v dp डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस p। इसका मतलब dp डिवाइडेड बाय dv की वैल्यू माइनस p बटा v है, ध्यान में रखेंगे अपन। ये ढाल है बच्चों, ध्यान में रखिए। ढाल का मान पूछा जाता है कि समतापीय प्रक्रम में ढाल या स्लोप का मान कितना होता है, माइनस का p बटा v होता है। माइनस, वैसे p बटा v देखो लंब बटे आधार है, माइनस क्यों आया इसका कारण मैं बता सकता हूं। आप देखेंगे लगातार ये कम होता जा रहा है, मान में लगातार स्लोप डाउन होता जा रहा है, ठीक है। स्लोप जो है पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, तो स्लोप में कमी आती जा रही है, माइनस लगा दिया, कुछ इस तरीके का रीजन। एक तरीके से याद रखने के दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं ना, ये एक तरीका हो सकता है। तो ये था बच्चों आपका समतापीय प्रक्रम। अभी इसमें कार्य बाकी है, प्रथम समीकरण बाकी है। चलो प्रथम समीकरण और लिख देता हूं। प्रथम समीकरण, इसके लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या होना चाहिए। समतापीय प्रक्रम में ताप कांस्टेंट है, इसका मतलब ताप में परिवर्तन कितना होगा, 0। बच्चों ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो ताप से रिलेटेड थी, लास्ट वाले वीडियो में बताया है मैंने। आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप से रिलेटेड है। अगर तापमान परिवर्तित हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, आंतरिक ऊर्जा देखी जाएगी। लेकिन अगर ताप ही चेंज नहीं हो रहा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा का लेना देना मैंने बताया था, तापमान से है, वो ताप पे निर्भर करती है। ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। लेकिन अगर तापमान ही चेंज नहीं हुआ तो आंतरिक ऊर्जा का मान कितना, 0 रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे जब अपन लिखते हैं डेल Q इज इक्वल्स टू du प्लस डेल W, तो ध्यान में रखिए du का मान 0 है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 आएगा क्योंकि तापमान चेंज नहीं हो रहा। तो ये वो प्रक्रम है जिसमें आप जितनी ऊष्मा दोगे वो संपूर्ण रूप से किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक आदर्श प्रक्रम है, कौन सा, समतापीय, है ना, एक आदर्श प्रक्रम है, ध्यान में रखिएगा। जितनी ऊष्मा दे रहे हैं वो सारे काम में ही जा रही है, कहीं और वेस्ट हो ही नहीं रही। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन इस प्रक्रम में होता है अगर आदर्श रूप में बात की जाए तो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल W होता है। डन, चलिए इसको उतारिए, फिर इसके बाद में इसके कार्य का भी फॉर्मूला लिखा देता हूं, जल्दी से उतारिए। डन है, चलिए अब इसके कार्य का फॉर्मूला समझिए, इसका कार्य क्या होगा। समतापीय प्रक्रम में कार्य, हालांकि डेरिवेशन है, अपने काम का है नहीं, तो कार्य इज इक्वल्स टू, ध्यान में रखिए, 2.303 nRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1, कुछ ऐसा ये कार्य है बच्चों, है ना। और इस कार्य के इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, इसी तरीके से कैसे बताता हूं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। 2.303 nRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1 अंतिम आयतन और ये प्रारंभिक आयतन है। चलिए nRT बच्चों नियत है, नियत है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं, या फिर P1V1 लिख सकते हैं, या फिर P2V2 लिख सकते हैं। तो इसका फिर और कार्य के फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, कुछ ऐसा,
2.303 P1 V1 log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1। हम ऐसा भी लिख सकते थे 2.303 P2 V2 log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1। ये सारे कार्य के ये और भी चेंज कर सकते हो, कैसे बताता हूं। देखो P1 बटा P2, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आएगा V2 बटा V1, करके देख लो। तो V2 बटा V1 की जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, P1 बटा P2 भी लिख सकता हूं। तो इन सभी में जहां V2 बटा V1 है वहां पर आप P1 बटा P2 लिख करके भी 3 और फॉर्मूले बना सकते हो। तो टोटल कितने, 6 फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन याद इसी से रखना है। अगर ये याद है तो देवताओं अवस्था समीकरण याद है तो 6 फॉर्मूले हाथों हाथ बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या है 2.303 nRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, ये बात दिमाग में रहेगा। चलिए, तो ये था कौन सा, समतापीय प्रक्रम। डन। चलिए, अब इसके बाद में लास्ट है दैट इज रुद्धोष्म प्रक्रम, और उसके बाद में अपन 2-3 सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हटा रहा हूं, जल्दी से एक बार के लिए इसको उतार लीजिए। लास्ट वन दैट इज रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंदर तापमान नियत नहीं रहता, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ना तो सिस्टम से ऊष्मा सराउंडिंग में जाती है, मतलब ना तो निकाय से ऊष्मा परिवेश में जाएगी, ना परिवेश से ऊष्मा निकाय में जाएगी। कुल मिलाकर के ये वो प्रक्रम है जिसके अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ना ऊष्मा दोगे ना ऊष्मा लोगे। सिस्टम जो बनाया जाएगा वो ऐसा बनाया जाएगा जिसमें सिस्टम की जो वॉल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर निकाय की दीवारें क्या होनी चाहिए, पूर्णतः कुचालक होनी चाहिए। पूर्णतः कुचालक होनी चाहिए, प्रॉपर, ना ऊष्मा दे सके ना ऊष्मा ले सके, और वो तभी पॉसिबल है जब दीवार कुचालक हो। ठीक है, और समतापीय में क्या हो, दीवारें सुचालक होनी चाहिए। दीवारें क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। चलिए देखो, इसके लिए अवस्था समीकरण याद रखना पड़ेगा बच्चों, कोई और तरीका नहीं है, इसके लिए याद रखोगे अवस्था समीकरण, और बहुत सारे बन सकते हैं। सबसे पहला PV इज इक्वल्स टू गामा, सॉरी PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ध्यान में रखना, यहां गामा क्या है, रुद्धोष्म नियतांक। क्या है, रुद्धोष्म नियतांक है। और इस गामा का मान अलग अलग होता है, जैसे बहुत सारी गैसों के लिए आप इसका मान बढ़ेंगे 5/3। कौन सी, एकल परमाणुओं के लिए, एकल परमाणुक, एकल परमाणु के लिए इसका मान कितना होता है, 5/3 होता है। गामा का वैसे फॉर्मूला है 1+2 डिवाइडेड बाय F से। अब वो F पता होगा तब जाके तो ये कैलकुलेट होगा, तो ये तो छोड़ दो, इस चीज को छोड़ो, आप अभी तो यही ध्यान में रखो, है ना, यही ध्यान में रखो। लेकिन गामा का वो तरीका 1+2/F अगर आपको याद रह सके तो आप काम कर सकते हैं। ठीक, फिर इसका मान कुछ के लिए 7/5 भी होता है, द्विपरमाणु के लिए 7/5 भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि गैसें एकल परमाणुक है या फिर द्विपरमाणुक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ये एक ही अवस्था समीकरण नहीं है, इसका और भी अवस्था समीकरण बन सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ध्यान में रखना, ऐसा लिखा जा सकता है। और तरीके अगर मैं बताऊं तो आप सभी को पता होगा PV इज इक्वल्स टू nRT लिखते हैं। अरे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं,
ठीक है। तो अगर इसको भी मैं कौन सा उठाऊं और यहां से P इज इक्वल्स टू लिखूं nRT डिवाइडेड बाय V, तो ये P का मान यहां उठा करके रख सकता हूं मैं, है ना। तो उससे क्या बनेगा वो समझिए, nRT डिवाइडेड बाय V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बताओ आया नहीं आया? चलो यहां पे क्या होगा, nR तो अलग रखो क्योंकि ये नियत मान है, तापमान चेंज हो सकता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान चेंज हो सकता है। V यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे गामा, तो अगर V की पावर देखोगे तो गामा -1 इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। तो ये भी ध्यान में रखो, ये भी एक नियत मान है, इसको हटा दो। T V की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अवस्था समीकरण दूसरा, जिसे आप लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा -1, ऐसा लिख सकते हैं। ये दूसरा अवस्था समीकरण। तीसरा और बन सकता है, वापस से इसी से ही, PV इज इक्वल्स टू nRT यूज करो, यहाँ पे V का मान निकालो, nRT डिवाइडेड बाय P आ जाएगा। इसको उठा करके वापस से यहाँ रख दो, उठा करके वापस से रखो, P तो ऐसा का ऐसा, V की जगह ये मान रखो nRT डिवाइडेड बाय P की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। n और r को तो हटाओ, इनसे कोई लेना देना नहीं है, नियत मान है। तो डायरेक्ट काम बता रहा हूं, P यहाँ पे T की पावर भी गामा हो गया और P की पावर भी गामा हो गया, बराबर कांस्टेंट। तो P की पावर 1 माइनस गामा, गामा ऊपर जाएगा ना, और T की पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या आया, कांस्टेंट आया। ये भी इसका क्या है, अवस्था समीकरण है। 3 अवस्था समीकरण है रुद्धोष्म के, ध्यान में रखोगे, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। एक तो P V टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट, एक T V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, एक P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट याद नहीं हो सकते, ये ऐसे याद हो जाएं किसी को बहुत कम चांसेस हैं, तो ये याद रखो। और अगर ये याद है तो डेफिनेटली इस वाले मेथड से आप इन दोनों को भी कैलकुलेट कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये तो था इसके सिर्फ और सिर्फ अवस्था समीकरण। सोचो अभी तक तो अवस्था समीकरण ही हुए, आगे देखिए इसमें कैसे काम करेंगे। ये उतार लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, अवस्था समीकरण का स्क्रीनशॉट लो, रुद्धोष्म में काम आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम आगे की ओर चलते हैं, ग्राफ पे और ग्राफ की ढाल पे, और आप देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर सेम वैसा ही काम है जैसा समायतनी प्रक्रम में था, बस ढाल चेंज है। इसकी ढाल ज्यादा होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल ज्यादा होती है। मैं समायतनी बोल गया था क्या पहले? देखो एक बार के लिए, रुद्धोष्म में भी ये ग्राफ ऐसा ही जाता है बच्चों, लेकिन क्या अंतर है, यहां पर तापमान T1 होगा तो यहां पे तापमान T2 होगा, ध्यान में रखना। ये दोनों तापमान अलग अलग होंगे, आयतन और दाब तो अलग अलग है ही, लेकिन तापमान भी अलग होंगे। ये रुद्धोष्म की खास बात है। इस ग्राफ की ढाल क्या होगी, ये ढाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ढाल इज इक्वल्स टू माइनस गामा P डिवाइडेड बाय V, ये है, ध्यान में रखोगे। वहां थी माइनस P डिवाइडेड बाय V, यहां पे माइनस गामा P डिवाइडेड बाय, माइनस भी आ रहा है और गामा भी आ रहा है, रुद्धोष्म में गामा आ जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इस चीज को कैसे देखें हम, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है कि रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल और समतापीय प्रक्रम की ढाल में क्या संबंध है। तो रुद्धोष्म की ढाल तो ये हो गई, और समतापीय की कितनी हो गई, माइनस का P बटा V हो गई। तो हमने बोला ढाल किसकी, स्लोप किसका, एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म, इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस गामा P डिवाइडेड बाय V, जिसे अगर मैं लिखूं तो गामा माइनस P डिवाइडेड बाय V लिख सकता हूं क्या। और बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, ये भी ढाल ही है, ये भी स्लोप ही है, लेकिन किसका, समतापीय का, आइसोथर्मल का। तो ये एक वो है स्लोप में रिलेशन, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कुछ ऐसा। और ये पूछता है, ग्राफ ध्यान में रखिएगा, किसके ग्राफ की ढाल ज्यादा है, रुद्धोष्म की ढाल ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा। स्लोप किसका, रुद्धोष्म का ज्यादा होता है, किससे,
स्लोप किसके, समतापीय से। समतापीय की ढाल कम होती है, रुद्धोष्म की ढाल ज्यादा होती है, इस चीज को दिमाग में रखना है हमें। ठीक है, चलो ये था वक्र। अब बात करते हैं कार्य की और फिर उसके बाद में फाइनल प्रथम समीकरण की। कार्य का फॉर्मूला ये उतार लिया होगा, है ना। कार्य का फॉर्मूला देखिए, इसमें वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, याद ही रखना पड़ेगा। वर्क W इज इक्वल्स टू NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, या फिर बुक्स में लिखा होता है NR T1 माइनस T2, तो फिर यहां पे लिखा होता है गामा माइनस 1। ठीक है, NR इसको आप चेंज कर सकते हो, अंदर इसे आप ऐसा लिख सकते हो NR T2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो इसको लिखा जा सकता था P2V2 और इसे लिखा जा सकता था P1V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये भी कार्य है, ये दोनों ही कार्य हैं किसमें, रुद्धोष्म प्रक्रम में। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्रथम समीकरण यहां लिख देता हूं, प्रथम समीकरण ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण क्या होना चाहिए, डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, डेल क्यू क्या होता था भाई, डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, या डेल यू लिख लो, डेल यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, या तो ऐसा लिखो, या फिर डेल डब्ल्यू माइनस का डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस का डेल यू, कैसा भी लिख लो, दोनों ही क्या है, प्रथम समीकरण है ऊष्मागतिकी। किसके लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो ये तरीके हैं, ये याद रखने ही पड़ेंगे। 2 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के, अभी नेक्स्ट वाले मतलब इसी में ही अब मैं न्यूमेरिकल्स को ऐड कर रहा हूं, वो आएंगे, और इसके बाद में एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रक्रमों की बात करेंगे, इनके से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो और अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। जस्ट न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं तो स्लाइड चेंज होने वाली। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, यदि गैस को समान आयतन पर रखते हुए गर्म किया जाता है, आयतन कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखें, और अगर आयतन नियत है, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, फिर 0 होगा, ध्यान में रखना। और अगर आयतन में परिवर्तन 0 है तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, रखा जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखा जा सकता है, समायतनी प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है, ध्यान में रखो। तो डेल डब्ल्यू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, फिर फॉर्मूला देखो, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लिखते फॉर्मूला वैसे यही है, ये बात ध्यान में रखना कि प्रथम नियम लिखा ऐसे जाता है, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, या डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, लेकिन किया गया कार्य 0 है तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो रिमेनिंग जो है वो प्रथम नियम होगा। ठीक है, तो ये प्रथम नियम का समीकरण कुछ ऐसा होगा, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू, कि जितनी आप ऊष्मा दोगे वो आंतरिक ऊर्जा में ही क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, वृद्धि करेगी। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक समआयतनी, वापस से प्रक्रम समआयतनी है, प्रक्रम में यदि T1 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा T2 बराबर 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो P1 बटा P2 का मान होगा। ये दाब है भाई, P1 और P2 क्या है, दाब है, दाब का अनुपात क्या होगा। तो पहले ये समझिए कि आयतनी प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या है। आप सभी ने पढ़ा है PV इज इक्वल्स टू NRT, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया अभी था। तो हम बोल रहे हैं आयतन नियत है ना, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाय V इंटू T। ये पूरा का पूरा मान नियत, तुमने बोला कि P समानुपाती है T के, तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू KT, कुछ ऐसा, ये K नियतांक हो गया। ठीक, या फिर P डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू नियत, या फिर K लिख सकते हो। ठीक, जिसका हमने कॉन्सेप्ट देखा था कुछ ऐसा, इसे लिख सकते हैं P1 बटा T1 इज इक्वल्स टू P2 बटा T2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिए समायतनी प्रक्रम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या होगा भाई देवताओं, देखो
T1 का मान कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, उष्मागतिकी है, सारा काम केल्विन में होगा, ठीक है। और T2 को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को जोड़ना पड़ता है, जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें कितना जोड़ो, 273 को जोड़ दीजिएगा। हमें निकालना क्या है, P1 बटा P2, तो P1 बटा P2 इज इक्वल्स टू T1 बटा T2, ठीक है। अब T1 का मान क्या होगा वो देखो, T1 27 है, 27 में कितना जोड़ू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, 273 डिवाइडेड T2 127 है, इसमें कितना जोड़ू, 273 जोड़ू, ये बात ध्यान में रखो। बताओ कितना आएगा, ऊपर तो आया 300 और नीचे आया 400, अनुपात कितना आया 3/4, केल्विन से केल्विन तो कट जाएगा भाई, तो P1 बटा P2 का अनुपात जो आ रहा है वो 3/4 है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा। डन हुआ ये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे सवाल बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लगातार लेते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्थिर दाब पर 1 मोल आदर्श गैस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, किस पर, स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, किया जाता है। इस प्रक्रम में कार्य होगा, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, ठीक है। ये देखिए इस चीज को कि इस वाले केस के अंदर हम कार्य को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कार्य का फॉर्मूला समझिए, कार्य हम लिखते हैं PdV, कुछ ऐसा ही लिखते हैं। चलिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा तो कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, स्थिर दाब पर कैसे काम करेंगे इस वाले फॉर्मेट से, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। हमने बोला PV इज इक्वल्स टू nRT होता है बच्चों, तो अगर मैं PdV की बात करूं, आयतन में परिवर्तन की बात करूं, तो वो तभी हो सकता है, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप ताप में परिवर्तन करें, तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला बन सकता है nRDT, ध्यान में रखिएगा, स्थिर दाब पर हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ठीक है। तो किए गए कार्य का इस बार जो फॉर्मूला है दैट इज nRDT, ठीक है। चलिए, इससे मेरे को क्या पता चला, टेम्परेचर डिफरेंस मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। टेम्परेचर डिफरेंस सी, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम आता है, करके देख लो चाहे। देखो, इसको मैं T1 मान रहा हूं और इस वाले वो टेम्परेचर को माना T2, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा, यहां पे साइड में कर लेते हैं, T2 इज इक्वल्स टू 273 में 100 जोड़ दो तो कितना आएगा, 373 आएगा केल्विन में, और T1 कितना होगा, 0 है, और इसमें कितना जोड़ दो, 273 जोड़ दो, तो आएगा कितना, 273 ही केल्विन आएगा। यही है टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 करके देखो, 373 में से 273 हटाओ, कितना आएगा, 100 केल्विन ही आएगा क्या। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होता है ना। केल्विन और सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस है ना, ताप में जो परिवर्तन है वो समान होता है, लेकिन ताप अलग अलग होता है या मान अलग अलग लिखा जाता है, ठीक। तो किया गया कार्य समझिए इसी फॉर्मेट से कैलकुलेट करना चाहिए। n कितना मोल गैस यूज कर रहा है, 1 मोल, n की वैल्यू 1, r दे रखा है 8.3, और वैसे ये वाली वैल्यू आप याद ही रखें, और dt का मान कितना है, 100 है, तापमान में परिवर्तन 100 था, कितना हो जाएगा रे, 830, ये किया गया कार्य होगा, वो भी किसमें, जूल में। देखो कोई ऑप्शन बैठ रहा है क्या, बैठ रहा है ना, सी ऑप्शन। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 8.3 गुणा 10⁻², जूल, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सी ऑप्शन बैठेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कार्य का सवाल आएगा, डेफिनेट आएगा अगर उष्मागतिकी है तो, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन और क्वेश्चन करेंगे बच्चों अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पीवी ग्राफ में समआयतनिक, समतापीय तथा समदाबीय भाग है। आपको देखो पीवी वक्र दिया हुआ है, और इस पीवी वक्र के लिए आपको ये सारी चीजें बतानी है। सबसे पहले देखिए समायतनी, समायतनी में आयतन समान रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम A से B तक जाते हैं, देखो आयतन चेंज होगा, आयतन मूव कर रहा है, लेकिन
बी से सी में जाओगे, वापस से आयतन मूव कर रहा है, लेकिन सी से डी में देखो एक कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसको V2 मान लो, इसे V1 लिख देता हूं, इसे V3 लिख देता हूं, ठीक है। तो ये V2 वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहा है, आयतन के ऊपर काम कर रहा है, आयतन चेंज नहीं हुआ। तो इतना तो कंफर्म है कि CD जो है वो सम आयतनी है, कंफर्म। समतापीय तापमान चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अति परवलयाकार कर्व बनता है, समतापीय प्रक्रम का कर्व बनाए तो आप देखेंगे BCB क्या है, समतापीय है, ADB क्या है, समतापीय है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन अगले ने ग्राफ में लिख नहीं रखी तो मैं BCB लिख सकता हूं और CB भी लिख सकता हूं, दोनों समतापीय हैं। मैं इसे AD भी लिख सकता हूं, मैं इसे DA भी लिख सकता हूं, क्योंकि डायरेक्शन शो नहीं कर रखी है अगले ने। तो या तो BC होगा या फिर AD होगा। फिर समदाबी है, दाब समान रहना चाहिए। AB देखो बच्चों, AB कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा इस पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, AB क्या है, समदाबी है। तो समायतनी के लिए CD, सबसे पहले CD आना चाहिए। ये DC यूज कर रहा है मतलब ये भी पॉसिबल था, चलो, और CD ये भी पॉसिबल है, B और D में ऑप्शन आएगा। फिर समतापी है, तापमान समान, या तो BC या AD, CB और DA ये भी, अरे ये तो दोनों ही बैठ रहे हैं, है ना, प्रोसेस देखो। और फिर समदाबी है, BA दाबमान समान है, AB समान है। तो यहां पे ऑप्शन B और D दोनों ही क्या होंगे, सही माने जाएंगे।